नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बात करने वाले हैं हम एनालिसिस के बारे में। तो आज शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के समय वो बंजर पड़ी भूमि को क्या कहा जाता था। तो परोती या चाचर भूमि है वो कहा जाता था बंजर भूमि को। दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करें अकबर के बारे में तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली के बारे में तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था पोलज, दूसरा था परती, बाद में चाचर और बंजर। पोलज भूमि पर हमेशा खेती की जाती थी और कभी भी परती नहीं छोड़ी जाती थी। अगला था कि प्रति भूमि को अपनी उर्वरता बनाए रखने के लिए 1 या 2 साल के लिए परती छोड़ी जाती थी, मतलब खाली छोड़ी जाती थी। उसके बाद है चाचर भूमि को 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ी जाती थी। बाद में बंजर भूमि को 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए परती या खाली छोड़ी जाती थी। तो इस प्रकार से थे और आगे तो इन तीनों का औसत पोलज और प्रति को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अच्छा, मध्यम और खराब। इन तीनों का औसतन जिसे महसूल कहा जाता था, प्रति बीघा एक सामान्य उपज के रूप में लिया गया था। इस प्रकार कहते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान कृषि भूमि को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। 4 कौन कौन थे? पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। आज का अगला प्रश्न था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। बात करें इसके संदर्भ में ये क्यों दिया था, तो महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं इसे, उससे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से कहा था कि करो या मरो। मैं आज ये कहा, आप सभी लोग यह मंत्र अपनी हर सांस में उच्चारित करते रहे, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। बात करें इनके बारे में तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान अर्थात बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली थी। संविधान के भाग 3 को भारत को मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें न्याय संगत और मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी सी व्यापक सूची है। एक क्वेश्चन था कि छऊ नृत्य कितने प्रकार से कितने राज्य में मनाते हैं। तो 3 राज्य थे, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अगर प्रकार पूछा था छऊ नृत्य का, तो छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है कि सरायकेला, पुरकिला और मयूरभंज। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन था तो आप कंफर्म करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन सा था। अगला क्वेश्चन था कि 26 जनवरी को है वो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इस दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश का। बात करें इसके बारे में तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित कर दिया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन को याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन था कि गोदावरी की है वो सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी सहायक नदी है वो बराकर नदी है। बात करें सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो बराकर नदी सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन में ये था। बात करें गोदावरी सहायक नदियों के बारे में तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा, प्राणहिता जो कि वेनगंगा, पेनगंगा और वृद्धा का संयुक्त प्रवाह है। इंद्रावती, मनेर और सबरी। सांस्कृतिक महत्व, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। ये गोदावरी नदी के बारे में था। अगला क्वेश्चन है कि जून और सितंबर के बीच में वर्षा किसके कारण होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि
दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गण है वो भारत में वर्षा होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो भारत में मानसून है वो हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट टकराती है तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। ये हवाएं दक्षिणी एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। अगला प्रश्न था कि अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें अनुच्छेद 280 के बारे में तो इसके अंतर्गत है वो यह प्रावधान है कि संविधान की प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का पावर है वित्त आयोग में। अगला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन था उसके दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु उस दौरान हो गई थी। बात करें तो लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों का वार किया था तथा उसी समय सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन था कि 2011-12 की जनगणना के अनुसार शहरी भारत में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा प्रतिमा तय की गई है। तो शहरी के लिए वो प्रतिमा हत्या नहीं तय की गई है, तय हत्या नहीं है। तो 17,000 है। बात करें इसके बारे में तो वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा है वो 816 रुपये दर तय की गई थी और शहरी क्षेत्रों के लिए वो रुपये तेंदुलकर पद्धति से तहत 1,000 रुपये तय की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मुझे लगता है ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2022 है उसमें पेरू में इसका आयोजन हुआ था जो कि दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका महादेव देश है। बात करें तो 29 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक BWF 70 2022 की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 लीमा पेरू में आयोजित हुई थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने 6 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य सहित 14 पदक जीते थे। तो ऑप्शन में था ये कि कहाँ आयोजित हुआ था या फिर कितने पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन था कि श्रीवस्ती कौन से राज्य से सम्मिलित है? तो श्रीवस्ती है वो उत्तर प्रदेश से सम्मिलित है। तो बात करें श्रीवस्ती के बारे में तो राप्ती नदी के तट पर यह स्थान सहेट महट के अवशेषों से चिन्हित है। यह प्राचीन कोसला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता थे और बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए थे। अगला क्वेश्चन था कि ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें खिलौना बनाने के लिए पद्मश्री दिया गया था? तो उनका नाम है CV राजू। बात करें इनके बारे में तो कृषक से शिल्पीकार बनने की से श्री राजू की उत्पत्ति तटीय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एक पारंपरिक शिल्प गांव में एट्टिकोपट्टा में हुई थी। वह पिछले कुछ दशकों से खिलौना शिल्प और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार ने वो उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को है वो तमिलनाडु से कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 4,076 किलोमीटर। बात करें इसके बारे में तो वह NH-44 से जो कि श्रीनगर उधमपुर पोर्ट जम्मू कश्मीर से होते हुए जालंधर दिल्ली आगरा ग्वालियर झांसी सागर नरसिंहपुर लखनऊ नागपुर हैदराबाद चिल्कापुरम बेंगलुरु सलेम मुद्दुरे कन्याकुमारी तक ये रोड होती है। मेन शहर है। शाखा सड़क NH-544 है वो सलेम कोयम्बटूर पलक्कड़ कोची तक का एक गलियारा है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री का था कि अष्टक का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो अष्टक का नियम वो 1865 में लागू हुआ था। ये किसने दिया? तो 1865 में एक अंग्रेज रसायन न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में सजाए तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक आगे 8वें तत्व का गुण उससे तत्व में समान होगा। तो अष्टक का सिद्धांत ये था कि 8 के बाद है वो परमाणु भार है वो सेम होता है। पर उनको न्यूलैंड केमिस्ट्री के अंदर न्यूलैंड से और
मेंडलीफ है और बोर है, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अवध सारणी को सजाया था। किसी ने अवध के हिसाब से, किसी ने परमाणु त्रिज्या के हिसाब से, किसी ने परमाणु भार के हिसाब से, इस प्रकार से सजाया था। तो अष्टक का सिद्धांत है वो 8 के बाद में प्रत्येक का परमाणु भार है वो सेम आता है, ये सब सिद्धांत अष्टक ने इन्होंने न्यूलैंड्स ने दिया था, लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं रहा था, सिद्धांत सही नहीं हो पाया। तो ये था आज का क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं और आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि आगे वीडियो देख के और लड़कों को हेल्प मिल सके PDF बनाते समय। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।